सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बढ़ता ही चला जा रहा है। ज़ाहिर है एक तवील अरसा हो गया है, 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया है लॉकडाउन को। तो दूसरी जानिब ज़ाहिर है हुकूमत भी अपनी जो कोशिशें हैं वो कर रही है। एक बड़ा अहम पैकेज जिसकी आज तौसीक की गई काबीना में, और वो इमदादी पैकेज जिसका ऐलान कल हम्माद अज़हर साहब ने किया था। और ये इमदादी पैकेज है क्या, ज़रा आपको बता दें कि वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन से मुतासर होने वाले छोटे ताजरों के लिए 50 अरब रुपए के इमदादी पैकेज, जबकि बेरोजगार होने वाले अफराद और जो डेली वेजेस पर काम करते हैं उनके लिए 75 अरब रुपए के एक बड़े पैकेज का ऐलान किया, जिसकी आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। और अब ये जो पैकेज है ज़ाहिर है ये तमाम तर सूबों में नाफिजुल अमल होगा, और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी जो मुलाजमत से फारिग होने वाले अफराद हैं वो वेब पोर्टल पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद उन्हें फ़ीकस 12,000 रुपये मिलेंगे। और जो छोटा कारोबार इमदादी पैकेज के तहत जो 3 माह का बिल है इन लोगों का, वो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। ये रिलीफ पैकेज कितना रिलीफ लोगों को देने में कामयाब होगा, फिर ज़ाहिर है हमारी मईशत जो है वो भी काफ़ी ज़बूहाली का शिकार हो गई। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेहमानों साहब का तारुफ करवा देती हूँ। फैसल अजीज़ खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपको वेलकम कहेंगे फैसल साहब। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। शाहिद साहब, ये जो एक रिलीफ पैकेजेस की रोज़ाना हम देखते हैं कि ऐलानात किए जाते हैं, वो रिलीफ पैकेज सारे लोगों को मिलते भी हैं, कुछ शिकायत भी होती हैं, लेकिन क्या वाकई जो हमारा एक सिस्टम है उसको कुछ सहारा दे सकते हैं हमारे रिलीफ पैकेजेस? और फिर ज़रा मईशत की सूरत हाल पर फिर थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा, कहाँ खड़े हैं हम और कहाँ खड़े होंगे इस साल के आखिर पर? देखिए, मैं आपसे ये पहले अर्ज कर दूं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, डेली वेजेस वाले हैं, वो घर में मुक़य्यद हो गए हैं, तो उनको जो नकद इमदाद देना और उनको अशिया ज़रूरी फराहम करना बुनियादी जिम्मेदारी है। मईशत बहुत बात की चीज है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जो पैकेज है इसके अलावा भी अगर कई 100 अरब रुपए के नोट हमें छापने पड़े, लोगों की जानें बचाए, और जो कई 100 अरब के नोट छापने बजट खसारा बढ़ जाए, बेशक कोई हर्ज नहीं है, जाने अगर बच जाती है तो भले। मगर जो नुक्ता आपने उठाया है वो ये है कि पैसा शफाफ लोगों के साथ तकसीम हो, जो लोग मुस्तहक हैं उन तक पहुंचे, और गलत अगर लोगों तक पहुंचा तो ये मेरे ख्याल से, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बदबयानती और गबन और इंसानी जुर्म के हैसियत होगा। करप्शन एक बिल्कुल अलग चीज है, मगर इस वक्त मामला लोगों की जान बचाने का है। तो अगर शफाफियत के साथ ये करते हैं और इसमें रकूम में इजाफा भी कर देते हैं नोट छाप कर, तो IMF को भी सब कोई एतराज नहीं है, उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिए। हमें जाने बचानी चाहिए, लोगों को भूख से बचाना चाहिए, ये हमारी कौम की और हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाहिद साहब। फिर ये भी कहा गया था कि स्टेट बैंक कर्जे फराम करेगा, उस पर भी कारोबारी अफराद जो थे वो बड़े परेशान और कंफ्यूज नजर आए कि वो किस तरीके से फराम किए जाएंगे, वो क्या तरीक़ेकार होगा, क्या लाएअमल होगा। हुकूमत उस पर भी कोई वाज़ेह पॉलिसी और वाज़ेह ऐलान कर नहीं सकी। आपको लग रहा है कि वाकई चीज़ों को अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है हुकूमत को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो कर्जे जो फराहम करने हैं ना वो बैंक करेंगे, और हाँ, स्टेट बैंक तो ये है कि उनको कुछ फाइनेंस कर देगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सब्सिडाइज कर देगा। कर्जे किस तरह फराहम करने हैं, उसकी सिक्योरिटीज कितनी है, कितना देना है, ये बैंकों का आउटलुक है। मगर इसमें जो चीज आपने नुक्ता उठाया था मैं उसको बहुत अहमियत दे रहा हूँ। देखिए, ये जो पैकेजेस जरूर दें, लेकिन उसमें फ्यूडल कल्चर नहीं आना चाहिए। फ्यूडल कल्चर ने हमें तबाह किया है। अभी जो कुछ हुआ है, मैं आपको एक मिसाल बता दूं, मैं इसके फेवर में आप कर्जे दें, कम शरह पे दें, सब कुछ सहूलत दें ताकि हमारा बिजनेस चले, इंडस्ट्री चले, ट्रेड चले, एग्रीकल्चर है, लेकिन फ्यूडल कल्चर नहीं हो। अभी ये हुआ कि देखिए, स्टेट बैंक ने हम भी मुतालबा कर रहे थे कि आप शरह सूद कम करें, तो उन्होंने 13.25 से 9% पर ले आए। बड़ी अच्छी बात है। उससे सबसे ज्यादा फायदा किससे हुआ, और आपको मैं बताऊं, 51,000 बोरोअर्स है पाकिस्तान में, 51,000, 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी में उन्होंने 7,000 बिलियन रुपीज लिए हुए हैं। उनको जबरदस्त फायदा हो गया। ये जो 7,000 बिलियन उन्होंने लिए हैं, पाकिस्तानी तमाम बैंकों कर्जों का 85% है, तो उनको फायदा हो गया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ने जो दूसरा काम किया बैंकों ने मिलकर, वो ये किया
कि जो 2 करोड़ लोग, 20 मिलियन लोग जिन्होंने कौम में बचत स्कीमों में पैसा लगाया हुआ है, बैंकों के सेविंग स्कीम्स में, उनके तकरीबन 8,000 है, 8,000 बिलियन रुपीज। कितने लोगों के? 2 करोड़ के। स्टेट बैंक ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A और 40A की खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए बैंकों को जो हिदायत दी, उन्होंने फरवरी में, उनका जो था फरवरी 2020 में 11.25 उसको ले 7.5 पर। ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है कि ये चीजें देखने की हैं। और फिर जाहिर है वही हम बात, एक जुमला में और आपको कह दूं, जी सर, जुमला इसके कह रहा हूं कि जो कौमी बचत स्कीमों में बेवाओं ने लगाया था, यतीमों ने लगाया था, माजूर अफराद ने लगाया था, पेंशनर ने लगाया था, उनकी शरह में भी जबरदस्त कमी कर दी, 2 से 3%। मेरा कहना ये कि ये भी तो गरीब लोग हैं, ये भी तो गरीब लोग हैं, इनका भी तो सोचें जिन्होंने अपना पूरी जमा पूंजी लगाई हुई है, उनको कितना फायदा मिल रहा है। बिल्कुल पॉइंट टेकन, कम कर दिया है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। शाहिद साहब, मैं फैसल साहब की जानिब जाना चाहूंगी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसल साहब, ये जो चीजें हैं जाहिर इनको भी तो देखना चाहिए, जिनकी शाहिद साहब निशानदेही कर रहे हैं। फिर रिलीफ पैकेजेस तो आ जाते हैं, लेकिन उन रिलीफ पैकेजेस को लोगों तक पहुंचाना और सही हकदार तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा अमल होता है। आपको लग रहा है ये वाकईतन हो रहा है? फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आप सवाल मुझसे कर रही थी? जी जी जी। माफी चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी। अच्छा, ये रिलीफ पैकेजेस के जो ऐलानात होते हैं, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होता है कि वो आवाम तक पहुंचेंगे, उन कंसर्न तक लोग तक पहुंचेंगे। ये जब हम देख रहे थे सनतों के हवाले से कल ऐलान हुआ और एक पैकेज का ऐलान किया गया, तो आज भरपूर अंदाज के अंदर कराची के जो सनतकार हैं वो परेशान इस बात पर हैं कि जो कराची में बिजली मुहैया करने वाली कंपनी है कराची इलेक्ट्रिक, उन्होंने उन्हें एक बिल जारी कर दिया है और उसके अंदर पिछले जो पैकेजेस थे मियां साहब के दौर के अंदर इंडस्ट्रियल सब्सिडी जो दी गई थी, वो पैकेज ऐड करके भेज दिए। यानी कि इंडस्ट्री बंद है, 80% इंडस्ट्रीज बंद है, लेकिन 6 लाख रुपए के 8 लाख रुपए के पैकेज ऐड करके दे दिए हैं। एक मामला एक जो बार बार आ रहा है कि वफाक अगर कोई फैसला करता है तो सूबे के अंदर, खुसूसन सिंध के अंदर, उसका इतलाक नहीं होता। सिंध हुकूमत उसके साथ नहीं आती, वो कहती है कि 18वीं तरमीम में हम अपने मामला तो खुद देखेंगे, हम अपनी सनतों के मामला तो खुद देखेंगे, बिजली के मामला तो खुद देखेंगे, इनको जो एनओसी देनी है, एसओपी बनानी, उसके मामला तो कुछ और देखेंगे। पाकिस्तान भर में कुछ और लॉ चल रहा होता है, सिंध में कुछ और चल रहा होता है, बिजली के मामला सनती तौर पर पूरे मुल्क में कुछ और चल रहे होते हैं, कराची इलेक्ट्रिक कुछ और कर रही होती है। कराची इलेक्ट्रिक ने बिल जारी कर दी है जिससे लोगों को बहुत तकलीफ है। अच्छा, अब ये जब हम बात करते हैं कि कोई भी पैकेज आए और उस पैकेज का जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। पिछले वाले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद कहा कि हमने सबसे बड़ा पैकेज दिया है और जो डेली वेजर है उस तक हम पैसे पहुंचा देंगे। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये पैसे हमारे पास डेटा नहीं और पैसे उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे जिस तरह से चाह रहे थे। एक तो बहुत लेट फैसला हुआ, उसके बाद डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अब एक नई ऐप बनाई जाएगी जिसके अंदर जो बेरोजगार हुए हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। ये पता नहीं कितने दिन का मामला होगा, ऐप बनेगी, रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद उनकी मालूम हुआ कि हाँ वाकई ये हकदार है नहीं, उसके बाद पैसे मिलेंगे। तो ये साइकिल बहुत लंबा है। इसमें तरीकेकार ये होना चाहिए कि जो इन्होंने टाइगर्स बनाने की बात की, जो इन्होंने दीगर चीजों की बात की, जो एग्जिस्टिंग किस्म का एक नेटवर्क है, वो बेशक किसी भी पार्टी का हो, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को यूटिलाइज करने की जरूरत है। इस तरह के चैनल्स को यूटिलाइज करने की जरूरत है जिनके थ्रू चीजें ग्राउंड तक पहुंच जाएं। और इस वक्त मामला इमरजेंसी का है, इस वक्त मामला सिस्टम बनाने का नहीं है। इस वक्त मामला है कि फौरी तौर पर जो लोग मौजूद हैं, जो बिल्कुल इदारे मौजूद हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करें और उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए लोगों को इमदाद पहुंचे भी और हकदार तक पहुंचे। पॉइंट टेकन। शायद साहब, लास्टली बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा कि पिछले दिनों जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मनफी पे चली गई तो उसके असरात पाकिस्तान में हुकूमत ने आवाम तक नहीं पहुँचाया। अभी जो बात की जा रही है वो कुछ 13 रुपये कमी की बात की जा रही है। क्या ये लीवी टैक्स की सूरत में जो आवाम से टैक्स वसूल किया जा रहा है, तो ये जो फ़ायदा हुकूमत अपने आप ले रही है और आवाम को नहीं दे रही, तो हम यहाँ से भी फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं कर रहे? आर्मी मंडी में अगर मनफी पे जा रही है तो हम फ़ायदा लें भी और आवाम तक भी दें। जी शाहिद साहब, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? नहीं, जी 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 सर, आपसे सवाल था मेरा। मुझसे किया आपने ना? जी जी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हुकूमत अपने रेवेन्यूज बढ़ा लेती तो चलो फिर भी मेरे यहाँ आंसू खुश हो जाते। ये टैक्सों की चोरी और बिजली की चोरी के नुकसानात को पूरा करने के लिए है
और ये गैर कानूनी है इसलिए कि जो ये पेट्रोलियम लेवी है जो 25 रुपए 5 पैसे तक ले रहे थे, ये अब से कुछ महीने पहले ये 8 रुपए था। तो आपने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया 25 रुपए 5 पैसे, यानी 17 रुपए लीटर बढ़ा दिए। जी हाँ, जीएसटी जो 1 साल पहले 0.5 थी, अब उसको 17 कर दिया। तो ये एक्चुअली बिजली की चोरी और टैक्स की चोरी के नुकसान को पूरा किया जा रहा है आवाम से, जिसकी वजह से हमारी पैदावारी लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, बिजली बढ़ती है, गैस बढ़ती है। तो आवाम भी कुछ ले जाते हैं, हमारी पैदावारी लागत बढ़ने से महंगाई और बरामदात भी मुतासर होती हैं, और फायदा किसको होता है? टैक्स चोरी और बिजली चोरी को। तो बात ये है कि पेट्रोलियम लेवी तो सिफर होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी तो ये था कि आप उस पैसे को तरक्की में लगाते, नए कुएं खोदते, ये तो आप बजट खसारे की चोरी। उसको पेट्रोलियम लेवी 0 होना चाहिए। और जो आपका जीएसटी वो 5, तो इस वक्त मेरे ख्याल से 25 रुपए लीटर, इस वक्त 25 से 30 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश है। अगर नहीं करते तो इसका मतलब ये कि बिजली चोरी के नुकसान पूरा करने के लिए आवाम की जेबों से वसूल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, पॉइंट टेकन। पेट्रोलियम लेवी सिफर होना चाहिए, जीएसटी भी कम होना चाहिए, ये 25 से 30 रुपए जो है फी लीटर पेट्रोल पे कमी करनी चाहिए, ये कहना है शाहजहां हसन सिद्दीकी साहब का। अब जो फैसल साहब ने बात की 18वीं तरमीम की, कि ज़ाहिर 18वीं तरमीम का शोर है, जिसकी वजह से जो है वो सूबों तक उसके असरात नहीं होते, सूबे अपने फैसले लेने में खुद मुख्तार हैं। अब जो हुकूमत ने बात की कि 18वीं तरमीम में रद्दोबदल किया जाएगा, ज़ाहिर उस पर ही बात की जा रही है। अज़हर साहब, मैं आपसे बात करूंगी, ये कहा जा रहा है कि इससे एक आइन पैदा हो जाएगा, ये कौन सा आइनी बहरान होगा? अगर रद्दोबदल की बात की जा रही है, कुछ शिक़ें हैं जिसको चेंज करने की बात की जा रही है, तो वाकई कोई ऐसा आइनी बहरान पैदा हो जाएगा? बहुत शुक्रिया। आइनी बहरान तो इस वक्त है, यानी आज देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हम किसको कहेंगे कि सूबे और वफाक एक पेज के ऊपर नहीं, अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे, पॉलिसीज किसने तय करनी है। पूरी दुनिया के अंदर, मैं जाने से पहले मुंह बता के फिर मैं आता हूँ, अमेरिका ने नया कानून बनाया, रेगुलेट किया, इंग्लैंड ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, और हम सब ने देखा क्या ट्रम्प न्यूयॉर्क का गवर्नर कहता रहा कि लॉकडाउन मैं तोड़ दूंगा, लेकिन ट्रम्प ने कहा कि लॉकडाउन मेरी मर्जी के बगैर तुम तोड़ नहीं सकते, और लॉकडाउन टूटा नहीं है। यानी इतने बड़े, इतनी आज़ादी है स्टेट्स के अंदर, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामला हमेशा वफाक के पास होते हैं। और हमने यहाँ लिटरल देखा है, आज तो 58(2) भी है ना, 18वीं तरमीम से खत्म कर दिया है, तो ये तो बेसिकली इमरजेंसी के हालात है। 58(2) भी का इतलाक होता रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के ऊपर। इशू क्या है वो समझने की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने अपनी तीसरी वजारत उज़्मा के लिए 18वीं तरमीम झोली में फेंक दी, और उन्होंने देखा नहीं इसके नुकसान क्या है। हमारे यहाँ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 के साथ पार्ट 2 में मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास 3-4 मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास वो इशू आते थे, जैसे मिसाल के तौर पर रेलवे ने चलना है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, ये वाले सिरे इशू जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास थे। हमने यहाँ कंकरेंट लिस्ट खत्म करके ये मामले सारे डाल दिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल में, और वो उससे नुकसान ये हुआ, आपको अगर थोड़ा सा पीछे याद हो कि यहाँ पर अद्वियात रजिस्टर्ड होने में इतनी मसाइल पैदा हो गए कि सूबों को ये इख्तियार ड्रैब की शक्ल में देना पड़ा, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बना, तब जाके दवाओं की रजिस्ट्रेशन बन रहा। तो हर सुबह अपनी, और यहाँ एजुकेशन में हाल देख लें आप, यहाँ हेल्थ में हाल देख लें कि हम कोई एक पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी दे नहीं पा रहे। और उस यूनिफॉर्म पॉलिसी में अगर 1973 का अगर आईन पाकिस्तान अगर आप देखें तो वो फेडरेशन की बात करता है, वो फेडरलिज्म की बात करता है, वो इमरानी मुआहिदा है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों के मसाइल, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। लेकिन इससे नुकसान एक और साथ जो खतरनाक हुआ कि आपने सूबों को हिस्सा देना था NFC अवार्ड के तहत, वो भी खत्म हो गया सिलसिला। इतना नुकसान हो गया कि वफाक के पास तो पैसे ही कुछ नहीं बच रहा। वफाक बाहर से उधार लेता है, उधार लेके मामला चला रहा है। तो ये मौका ऐसा है कि यहाँ बैठ के इस आईनी बहरान से निकालें। मैं ये नहीं कह रहा, आईनी बहरान ऑलरेडी है कि आपने 18वीं तरमीम का प्रैक्टिकल, अगर आपने प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, हालात और वाकया देख रहे हैं, क्या क्या नुकसान हुआ आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ में हम देख चुके हैं, माहौल के हवाले से, लेकिन ऑपोजिशन को समझ नहीं आती ना ये बात, यही तो मसला है अजहर साहब। ये चीज समझाना ऑपोजिशन को बहुत मुश्किल काम है। पॉइंट टेकन। फैसल साहब, 18वीं तरमीम जिसके नुकसानात कुछ तो गिनवा दिए अजहर साहब ने, और नुकसानात जो आवाम को होते हैं, ज़ाहिर है जो कोई नेशनल, जैसे ये एक पेंडेमिक है, पेंडेमिक में एक नेशनल लेवल फैसले होने चाहिए, वो तमाम तर सूबों में पहुंचने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब ये 18वीं तरमीम की बात हुई, एक शोर उठ गया है,
क्या होता क्या है, मसला क्या होता है 18वीं तरमीम में बात करने पर, ये जमहूरियत खतरे में क्यों पड़ जाती है? देखिए, 18वीं तरमीम एक क्वेश्चन मार्क एनवायरनमेंट उसने पैदा कर दिया, खास तौर पे कोरोना वाले मामले के अंदर, जहां हमने देखा वफाक की पॉलिसीज कुछ और चल रही हैं और सूबे कुछ और कर रहे हैं, खुसूसन सिंध कुछ और कर रहा है। जी। और जब वफाक कोई बात कहता है तो सिंध उसको मानने को तैयार नहीं होता। फिर वफाक जब कोई ऑर्डिनेंस लेकर आता है वो मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, तो भी सूबा उसके ऊपर जो है वो जवाब नहीं देता। तो क्वेश्चंस रेज हुए और पिछले 12-13 सालों की चीजें उठती हुई सामने आना शुरू हुई, जिसका जिक्र अजहर सिद्दीक साहब भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि 18वीं तरमीम जो है वो वफाक को, फेडरेशन को मजबूत करने के लिए है, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत सूबों को इख्तियार देकर वफाक को चैलेंज करने के लिए है, वफाक को कमजोर करने के लिए और एक जो वहदानियत है मुमलिकत की उसको चैलेंज करने के लिए। यहाँ पे सवाल बहुत बड़े उठ गए हैं। सियासी जमातें जो हैं वो बजाय इसके कि इसको संजीदगी तौर पर लें, वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि इमरान खान की हुकूमत ऐसे कैसे कर सकती है। बहुत सारी सियासी जमातों की जो पार्टीज के लीडरान है वो इस बात के ऊपर वाकई संजीदा है कि 18वीं तरमीम को असरनो देखना चाहिए। मेरी बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई है, मामला सिनेरियो इस चीज का है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग हैं, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हैं, वो एनपी के अंदर भी हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के अंदर भी है कि 18वीं तरमीम को असरनो देखना, सोचना चाहिए कि कहीं वफाक को इससे कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा वफाक, और कुछ लोग जो है वो सियासत के नाम पर 18वीं तरमीम के ऊपर तो नहीं चल रहे और उसका बुनियादी तौर पर नुकसान जो है वो आम पाकिस्तानी को हो रहा है, उसके बाद वफाक को, फेडरेशन को हो रहा है। तो इस वक्त पॉइंट तो इमरजेंसी का ही है, कैफियत इमरजेंसी की है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इसको सोचना, इसमें तब्दीली करना, बहुत सारे लोग तो अंडू करने की बात कर रहे हैं कि उस वक्त की सियासी क़यादत ने इस तरह के फैसले किए, जमहूरी फैसले किए, लेकिन वो शायद फेडरेशन को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर गए। लेकिन फैसल साहब ये समझ में नहीं आता कि हर बात को हम अपनी अना का मसला क्यों बना लेते हैं, हर बात पर हमने सियासत क्यों करनी होती है, कभी आवाम के लिए क्यों नहीं सोचते? ये सियासतदान बैठकर आवाम के मसले मसाइल हल करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? आवाम के बारे में सोचने वाली कैफियत तो आपके सामने है ही। अगर हम देखेंगे मजमूई तौर पर फेडरल गवर्नमेंट की भी परफॉर्मेंस देख लें और परफॉर्मेंस सिंध हुकूमत की भी देखें, केपी की भी देखें, बलूचिस्तान की भी देखें, जो फंड्स हैं जो इस्तेमाल हुए फंड्स, इन लोगों ने, सारी हुकूमतों ने वेबसाइट्स बना दी हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इतने लोग मुलविस हो गए हैं इस वाले बीमारी के अंदर, इतने जो है वो शहीद हो गए हैं, इतने रिकवर हो गए हैं। ये सारा डेटा जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये डेटा नहीं दे रहे कि हमने इतने पैसे लिए, ये पैसे यहाँ इस्तेमाल हो गए, ये इस डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल हो गए, ये खाने के लिए इस्तेमाल हो गए, ये मेडिकल की किट्स इतनी आई थी चाइना से वो इस्तेमाल हो गई है। मजबूरी तौर पर अगर आप देखें ना, वसाइल की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वफाक के पास भी नहीं है, सूबों के पास भी नहीं है। बिल्कुल सूबों के अंदर सिंध कह रहा है कि हमने 109 अरब रुपए के राशन जो है वो तकसीम कर दिया है। 109 अरब रुपए का राशन तकसीम कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है वफाक में। और अजहर साहब हंस रहे हैं, 5 लाख खानदानों को राशन दे दिया। अजहर साहब हंस रहे हैं आप। मैं एक वजह बताऊं, देखिए मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि खाता है लगाता, मैं उन बातों में नहीं कर रहा। राशन आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? राशन कहाँ तकसीम हुए, किधर हुए? मेरा पिछले दिनों मेरा जाना हुआ था अंदरून सिंध में, लाड़काना में, हैदराबाद और सक्खर वाले भी गया, मुझे तो आंखों में आंसू आगे देखकर, यानी यू आर मेकिंग फन ऑफ दिस नेशन। आवाम के साथ बेवकूफ, आप एसी के कमरे में बैठते हैं, एसी कमरे में फैसला करते हैं कि राशन कर दिया, और राशन क्या तकसीम किया आपने देखा? एक्सपायर्ड आइटम। आपने देखा कि वहां पर वो अपना वो जो ऐसी घटिया दालें जो आम बंदा खाने के लिए, दीन इस्लाम ने तो कहा था ना कि हमने जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। लेकिन साहब हुकूमत ये मानने को तैयार कब है? वो तो कह रही है हमने रात के अंधेरे में बांट दिए राशन, 5 लाख खानदानों को बांट दिए, बस हमारा हो गया कोटा पूरा, अब हमने नहीं देना। अभी रिसेंट देखें, अभी कोरोना ऑर्डिनेंस के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं सिंध के गवर्नमेंट को और पूरे पाकिस्तान को। आप सिंपल सी मिसाल ले लें, वो देना चाहते हैं बिजली के बिलों में रियायत, फिर बिजली के बिलों का मामला तो वफाक का है, वो तो डिस्कोस कंपनी वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ये कल ये सियासत खेलेंगे कि वो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस पास नहीं किया। गवर्नर कैसे ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर दे कि जिसमें अब आईने पाकिस्तान तोड़ रहे हैं, इतने दिनों से आया। अच्छा, हमने ऑर्डिनेंस की बात कर ली। अजहर साहब जाते जाते, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है और ये टॉपिक डिस्कस करना बड़ा जरूरी था आपसे, आपको भी याद होगा एक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था 2019 में, ज़ाहिर है उसको कानून की शक्ल दी नहीं गई बाकायदा कानून के तहत, तो वो ख़त्म हो गया। अब जाहिर सी बात है अब एक नया नैब ऑर्डिनेंस जो है वो लाने की तैयारियां की जा रही हैं। ज़रा सा बता देती हूँ, फिर ज़रा डिस्कशन करूँगी आपसे कि वज़ारत क़ानून ये कहते हैं कि नैब 1 अरब रुपए से कम माली करप्शन मुकदमात की अब तहक़ीक़ात नहीं कर सकेगा।
मेगा करप्शन के केसेस ही नैब दायरा कार में आएंगे। थोड़ी सी मुझे हंसी आ रही है कि ये जो 1 अरब रुपए लोग गबन करेंगे या करप्शन करेंगे, तो ये मेगा करप्शन नहीं होगी, इससे बड़ा मेगा करप्शन अभी और होगी। अच्छा देखिए, मैं बड़ा जोर से मैं रोक रहा हूँ। सर मैं आती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं आती हूँ आपकी जाने और पूछूंगी कि अब ये नया नैब ऑर्डिनेंस आखिर है क्या। लेकिन हम 18वीं तरमीम बात कर रहे थे, अज़मा बुखारी साहिबा नून लीग से में ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा। ये 18वीं तरमीम में रद्दोबदल की बात कही है वफाक ने, तो अपोजिशन जो है इस पर इतना चिराग पा क्यों हो गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें सीखपा होने की तो बात बाद में है, पहले ये है कि क्या हमारे मुल्क में कोरोना जैसा इतना बड़ा चैलेंज मौजूद है जिसके ऊपर अभी तक जो है वो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं कि उनको पीपीई नहीं मिल रही। टेस्ट जो है वो पंजाब जो है वो डेली 1500 टेस्ट के ऊपर आ गया है, वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। इन मसाइल के अंदर जो है ये 18वीं तरमीम के इशू को छेड़ने का पहले तो मकसद क्या है, ये बात समझने की जरूरत है। अब ये कोई हकायक से और चीज़ों से नजरअंदाज कोई चशमपोशी करने की 18वीं तरमीम बहुत बड़ी तरमीम है और उसके ऊपर किस चीज़ पे इनको एतराज़ है, ये क्या करना चाहते हैं, पहले ये तो सामने आ जाए। लेकिन इस तरह से एक ही स्ट्रोक के साथ ये कह देना, और ये है कि बाकी सूबे और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त ये एक रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं करा सकते नेशनल असेंबली से, और आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इसलिए जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर इनके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं होती, ये नहीं हो सकता। और ये 18वीं तरमीम का आज तो इशू नहीं शुरू हुआ ना जी, आपको याद होना चाहिए कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है वो 12वीं तरमीम के बारे में तबाह। लेकिन आज आपने कहा ना कि आज क्यों बात हो रही है, थोड़ा सा मैं बता दूं, पेंडेमिक है, ज़ाहिर नेशनल लेवल पे अगर फैसले लेके जाते हैं, सूबे भी उन्हीं फैसलों पर अमल दरामद करें, तमाम लोग जो हैं वो उसमें आसानियां पैदा हों, इसलिए दोबारा से बात की गई है। तो क्या ये ठीक नहीं है? अगर सिंध अपना एक फैसला लेकर आ जाता है, वफाक एक फैसले पर है, तो आपको नहीं लगता लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें? देखो ना, ये फिर ये प्रोसीजरल बातें हैं, इसका 18वीं तरमीम से क्या लेना देना है? यानी आप इसका बहाना बनाकर सूबों की खुद मुख्तारी लेना चाहते हैं, इसका तो ये मतलब है ना। ये तो एक टेक्निकल मामला है और एक तरफ जो है इनके वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। आधे वजीर आके कहते हैं वो जी बड़ा हमारा, हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, सूबे हमारे साथ चल रहे हैं। वो दूसरी गाली ब्रिगेड रखी हुई है, वो आके जो है वो दूसरी तबाज माई फरमाते हैं। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। फिर मेरा सवाल तो आपसे फिर ये होगा कि क्या ये फैसले ये कर रहे हैं? वो फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ लीजिए, और ये पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे थे हमने स्कूल कॉलेज बनने के बाद स्कूल कॉलेज बंद करने का हुक्म आ गया था। वजीर आजम साहब ने खिताब फरमाया, उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा। जो है वो अगले दिन पंजाब ने जो है उसने भी लॉकडाउन कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझने के लिए अक्लमंदों के लिए निशानियां काफी होती हैं। अच्छा चलें ठीक है, आप कह रही हैं कि अक्लमंदों की निशानी काफ़ी है। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन से राब्तों में हैं, तो नून लीग से राब्ता हुआ है उनका, बैठकर कुछ मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल लाएंगी अपोजिशन जमातें इस हवाले से? देर से आपको पता है जब ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे पिछला नैब वाला, तब भी हमारे साथ राब्ते में थे और हमने कोशिश की कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो सके, लेकिन उन्होंने वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। तो उन्होंने खुद ब खुद एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया। अब जाहिर है लैप्स हो गया है, तो उसको या असेंबली के अंदर लाना है या दोबारा ऑर्डिनेंस आना है। तो दोबारा उन्होंने जो है वो ड्राफ्ट जो है वो शेयर करेंगे, उसके ऊपर यकीनन पार्टी हमारी देखेगी कि इसके ऊपर। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ये नैब ऑर्डिनेंस ऐसे ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, बहुत काम करने की जरूरत है। एक नया नैब ऑर्डिनेंस भी अब हुकूमत लाने जा रही है। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब आपका भी, और अज़हर सिद्दीक साहब आपका भी। वापस आएंगे ब्रेक से, तो सिंध में कारोबार की क्या सूरत हाल, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। अब कुछ सिंध की सूरत हाल की बात करेंगे, और सिंध में केसेस की तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। कराची में ताजरों को कारोबार ऑनलाइन शुरू करने का कहा गया, लेकिन ताजरों ने अब मुस्तरद कर दिया। वो कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर हम नहीं कर सकते, ऑनलाइन कारोबार करवाने दिया नहीं जा रहा, NOC के लिए कहा जाता है बार बार। तो ये जो सूरत हाल, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों ने ताजरों को कारोबार खोलने का कहा, फिर जब ताजिर कारोबार खोलने के लिए आए तो उनको कहा गया कि जाकर आप कमिश्नर से NOC लेकर आएंगे। ये क्या मामला था? ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुई? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
जो भी सिंध हुकूमत ने फैसला किया था वो फैसला ताजरों की मशावरत से किया था, ताजरों के साथ बैठे थे, SOPs में सब ने इत्तफाक किया था। बल्कि ताजिर भाइयों के लिए तो प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने ये कहा था कि आपको NOC लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अंडरटेकिंग लेके कमिश्नर ऑफिस की ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर दें और अपने अपनी दुकानों के ऊपर उस अंडरटेकिंग को आवेजा कर दें। अच्छा। तो जहाँ जहाँ हम उनकी मदद कर सकते थे हमने की, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी सिंध गवर्नमेंट समझती है कि चूंकि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज अभी फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं है, तो हमें अपने लिविंग स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी भर की जो मसरूफियात हैं उनको रीअलाइन करने की ज़रूरत है, रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो हम और SOPs के ऊपर काम करें जिनका बुनियादी मकसद ये होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को, आइसोलेशन को मेक श्योर भी कर सकें और जो लोगों की कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासिर ना हो। अच्छा, लेकिन मुतवल्लिल साहब, आज ही वज़ीर आला ने कहा कि जो आज सिंध में कोरोना इन्फेक्शन की जो रेशो है वो 11-12 से कम होकर 8 की सतह पर आ गई है। तो क्या हम उम्मीद करें कि 15 रमज़ान के बाद से कुछ SOP पर आप लोग रद्दोबदल करेंगे, कुछ बतदरीज कारोबार खुलना शुरू होगा? देखिए, मैं एक चीज़ तो पहले वाजे करूं कि सिंध हुकूमत ने ये जो सख्ती करने का फैसला किया था ये कोई शौक से नहीं किया था, ये बड़ा मुश्किल फैसला था। और नेचुरली जिस तरह शहरी इस फैसले से मुतासर हुए हैं, हुकूमत खुद भी मुतासर हुई है, बिकॉज अगर लोगों का कारोबार चलेगा तो उस कारोबार से ना सिर्फ शहरी खुद पैसे कमाते हैं बल्कि सरकार को टैक्स भी पे करते हैं। तो हमें बिल्कुल इस बात का एहसास है कि तकालीफ लोगों की है, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि हमने वो जो सख्त फैसले किए उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम कोरोना वायरस की वबा को जिस तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे थे वो आइडियली उस तरीके से तो लॉकडाउन नहीं हो पाया, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत हद तक इसके फैलाव को रोका। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर ये है कि 10% से कम पॉजिटिव केसेस हमारे पास आए हैं और आज हमने तकरीबन कोई 4000 केसेस टेस्ट किए हैं। तो एक अच्छी खबर है जो शो करता है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हम अभी भी समझते हैं कि हमें ओवरऑल अपने एटीट्यूड को तब्दील करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी इसका कोई इलाज नहीं है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को परमानेंटली अपनाना होगा, हमें मास्क पहनना अब एक ज़रूरी चीज़ हो जाएगी। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा तब्दील करना होगा ताकि हम ना सिर्फ कोरोना वायरस की वबा से बच भी सकें बट एट द सेम टाइम अपनी जो कारोबारी और समाजी सरगर्मी है उनको निभा भी सकें। बिल्कुल सही, सारे बदलती हुई अब ये सूरत हाल के पेश नज़र हमें भी बदलना होगा। लेकिन अभी आपने टेस्ट की बात की, टेस्टिंग कैपेसिटी की क्या सूरत हाल है? अब इस कैपेसिटी को कितना बढ़ाया जा रहा है? देखिए, हमने मरहलावार टेस्टिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के अंदर तकरीबन 4100 टेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर तकरीबन कोई 8-8.5% पॉजिटिव केसेस थे। और ये टेस्टिंग कैपेसिटी हमने, जब पहला केस 26 फरवरी को हमारे पास आया था उस वक्त 80 केसेस टेस्ट करने की कैपेसिटी थी सूबा सिंध में, तो हमने उसको कई गुना बढ़ा के अब 4000 तक ले गए हैं। हमारा टारगेट ये है इंशाल्लाह आइंदा चंद आने वाले दिनों में इसको 5000 को हमें क्रॉस करना है और फिर इसको फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। ठीक है। अच्छा, बस जाते जाते ये बता दें कि ये भी कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हुई कि हुकूमत ताजिरों से पैसे मांग रही है, कुछ पैसों का मुतालबा भी उनसे एक मीटिंग में किया गया, फिर ताजिरों ने कुछ शिकायतें भी इस तरह की करी, तो इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। नहीं, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक ये अफवाह क्रिएट की गई थी और इसकी शुरू में भी हमने बड़ी सख्ती से तरदीद की, बल्कि हम तो इस एक्सटेंट तक गए कि हमने FIA को कंप्लेन लॉन्च की है कि FIA को हमने कहा है कि जो मन घड़त इल्जामात मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ कुछ लोग लगा रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए ताकि हम जिन लोगों ने भी ये किरदार कशी की है हुकूमत की उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ मैं ये भी वादे करना चाहूँगा कि जिन ताजरों के हवाले से वो बयानात को या उन रिकॉर्डिंग्स को मंसूख किया गया था, उन ताजरों ने भी आके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है, क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि किसी भी मीटिंग में इस तरह की कोई डिमांड, कोई इस तरह की फरमाइश सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं की गई थी। ठीक है। हम समझते हैं कि ये साजिश है सिंध हुकूमत के खिलाफ कि लोगों को गुमराह कर सकें, लोगों को की नज़र में जो सिंध हुकूमत जिस तरीके से अच्छा काम करेगी लोगों के वसीदर मफाद में, उस अच्छे काम को खराब करने की साजिश है। और इंशाल्लाह हमने FIA को रिव्यू कर लिया और हम पूरी उम्मीद है कि FIA की
टीम इसके अंदर फेयरली इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद बिल्कुल सही। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमारे साथ मौजूद थे, आपकी कीमती वक्त का। जमील पराजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद से। जमील साहब बहुत शुक्रिया। अभी आप मुर्तज़ा साहब की बात भी सुन रहे थे, वो कहते हैं कि ज़ाहिर लॉकडाउन जो किया जा रहा है वो तमाम लोगों की सेहत के पेश नज़र ही किया जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि NOC का कहा गया है कमिश्नर कराची से। ज़रा इस पर कोई बात हुई आपकी दोबारा से हुकूमत से? जी देखें, ये तो अब फोन कॉल्स के जरिए ही बात हो रही है। अच्छा। हमने पहले भी कहा कि इससे जो ऑनलाइन कारोबार से रिटेलर को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा और ऑनलाइन कारोबार में भी देख लें इतनी ज्यादा पेचीदगियां हैं कि उसमें हर कोई कारोबार नहीं कर सकेगा। जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं उनके लिए इतनी SOPs बना दी गई हैं कि वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। 3 दिन से मार्केटें इजाजतनामा ही हाथ में लेके घूम रही हैं कि इजाजतनामा मिल जाए तो वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन ही शुरू करते हैं, लेकिन ऑनलाइन काम भी इतना कोई आसान नहीं है वो करना। दूसरी बात यह है कि हमने बार बार कह रहे हैं कि जो रिटेलर हैं उनको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। रिटेलर्स के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, रिटेलर के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अब तक जो है वो, और सबसे ज्यादा मुतासिर रिटेलर है क्योंकि छोटा ताजिर जो है वो रिटेलर है। छोटा ताजिर के लिए अभी तक ना कोई पॉलिसी बनाई गई है, ना कोई, हम बार बार बता रहे हैं कि छोटे ताजिर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, कोई किसी के कान पे जू नहीं दिख रही। अब आप ये समझें कि ये सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम अचानक साथ के कर्जों का बंदोबस्त कर रहे हैं, बात कर रही है कि हम दे रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं, कौन दे रहा है? जब ये लोगों के भूख से लोग मरना शुरू हो जाएंगे उस वक्त देंगे। अभी तक मुझे कोई सिचुएशन नजर नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस पर हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। फैसल साहब हमारे साथ देख लेंगे, वापस आएंगे तो फैसल साहब का भी इस पर टेक लेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अपनी जगह हैं, फिर हुकूमत की जो वादे और दावे होते हैं ऐसा लगता है वो कागजी हद तक होते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बात की है बेसिकली मुर्तजा से सिर्फ ये पूछना चाहिए जो उन्होंने बहुत आसानी से कहा कि हम सिर्फ सनतकारों से, ताजिरों से, फैक्ट्री वालों से अंडरटेकिंग ले रहे हैं, वो कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को अंडरटेकिंग दे और काम शुरू करें। वो अंडरटेकिंग ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस अंडरटेकिंग के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कोरोना का में मुलविस हो जाता है, कोई पेशेंट बन जाता है, खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाता है, वो जांबाक हो जाता है, तो फैक्ट्री मालिक को पकड़ लेंगे। ये अंडरटेकिंग है। ये अंडरटेकिंग जो है वो इक़दाम कत्ल टाइप की जो है वो अंडरटेकिंग है। ये कैसे किसी मुल्क में, दुनिया में कहीं पर नहीं है। सिंध हुकूमत ने जाके कह दिया कोई मसला नहीं है। मुर्तजा साहब ने कहा कि जाके डिप्टी कमिश्नर से एक अंडरटेकिंग ले ले, फैक्ट्री वाले काम शुरू कर दे, सनत का काम शुरू कर दें, मार्केट वाले काम शुरू कर दें। हम तो साथ बैठ के सब लोगों ने बड़े जबरदस्त मीटिंग की है। वो मीटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट वापस नहीं लिया जा रहा है, जिसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है। इस वक्त 80% फैक्ट्रीज बंद हैं और वो अंडरटेकिंग रुकावट है। दूसरी एक और बात ये कि आपने सवाल किया कि शिकायतें ये चल रही है कि आप जो है वो पैसे मांग रहे हैं, और वो ऐसी वीडियो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी बात भी की, FIU में लेटर लिख दिया है। फिर ये बताइए कि ये जो 2-2 करोड़ रुपए के, 10-10 करोड़ रुपए के, 5-5 करोड़ रुपए के और 50-50 लाख रुपए के चेक बिजनेस कम्युनिटी आपको दे रही है, और वो खुद आप ट्वीट कर रहे हैं, मुर्तजा वहाब साहब खुद ट्वीट कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए फलानी फैक्ट्री ने और फलानी सनत ने हमें फंड के तौर पर दिया है। सही। ये सनतकार खुद ब खुद आ रहे हैं जिनकी फैक्ट्रियां बंद है, जिनके लोग बेरोजगार हैं, जहां खाना पीना नहीं हो रहा। अच्छा, ये बात मैं उनसे पहले कर चुकी हूँ तो उस पर उन्होंने जवाब ये दिया था कि हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे, लोग अपनी खुशी से दे रहे हैं। ये जवाब उन्होंने पहले दिया था। मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ जहाँ पे काम नहीं हो रहा, जिसकी एक्सपोर्ट बंद है, ठीक है, जॉब्स नहीं हो रही, जिसके पास जो है वो सनतकार जो है वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, नौकरियों से यही तो असल सवाल है फैसल साहब। पॉइंट लेकिन सर वक्त की कमी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। एक और पॉइंट है, एक पॉइंट ये कि आपने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दें। आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना दें, उनको तरीकेकार बताएं, ऐप कैसे बनती है, ये तरीकेकार, बिजनेस का तरीकेकार क्या होता है। बिल्कुल आप रिटेलर को लाके, जो पराचे साहब परेशान है, आम आदमी को लाके, आप बिजनेस को लाके आपने फंसा दिया है। आप तरीक़ाकार दे दें, आप बिल्कुल सही आपको तरीक़ाकार बता दें ताकि लोगों को आसानी हो। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ खान साहब आपके कीमती वक्त का। आखिर में एक स्टोरी है जो कि शेयर करनी है। आज एहतसाब अदालत में जंग और जियो के मालिक के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत हुई, जिसमें
फौरी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया और 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अब मीर शकील रहमान को जेल भेज दिया गया है। इस पर बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो हेड मियां दाऊद हमारे साथ हैं। दाऊद, आज भी जो समाअत हुई उसमें क्या कार्रवाई रही और जो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया था उसको भी मुस्तरद कर दिया अदालत ने, क्या हुआ क्या आज? बिल्कुल सुमैया, इस मीडिया फ़िरौन को नैब ने गिरफ़्तार किया हुआ है और ये गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से कैंपेन चला रहे हैं अदलिया को और नैब को दबाव में लाने के लिए। उसका इन्होंने हल ये निकाला था कि कल ही मीर शकील रहमान को एक दिल में तकलीफ़ का बहाना बनाकर उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नैब से बराह रास्त जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी था। अच्छा, अब इस बात को लेकर आज ये किया गया कि एहतसाब अदालत में आज इनको पेश किया जाना था। जब नैब के वकील ने और जो मुलज़म के वकला ने बताया कि मुलज़म जो है वो अभी आया नहीं है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो उसके ऊपर अदालत ने इस मीडिया फ़िरौन को के बारे में बरहमी का इज़हार किया और कहा कि इसको फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। मकसद ये था कि नैब से बराह रास्त जेल जाने की बजाय, क्योंकि जेल में पाकिस्तान का जब भी कोई बड़ा करप्ट बंदा पकड़ा जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जेल में ना रहे बल्कि हस्पताल में जाए। वो मकसद अचीव करना चाह रहे थे मीर शकील रहमान साहब और उसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लिया। प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अदालत में पेश करने की कोशिश की, जिसको अदालत ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अदालत का ये कहना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड है या प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ये सर्टिफिकेट है, इसको किसी सूरत के ऊपर एंटरटेन नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और मीर शकील रहमान को हॉस्पिटल भेजने की बजाय जो है वो जेल मुंतकिल करने का ऑर्डर किया। आज अदालत को ये धोखा देने की कोशिश की गई मीर शकील रहमान की तरफ से कि चूँकि कल रात ही मुलज़म की तबीयत ख़राब हो गई थी और कल रात ही मुलज़म जो है उसको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था, लिहाजा इसको अब यहाँ अदालत से जेल ना भेजा जाए बल्कि हस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये चक्कर देने की कोशिश कर रहे थे मीर शकील रहमान साहब जो हैं वो आज अदालत को, लेकिन अदालत ने उनकी ये साजिश जो है वो नाकाम बनाई और उनको ऑर्डर किया कि आप इनको जेल शिफ्ट करें। अब जेल में क्या सूरत हाल है देखें ना, कि एक बंदा जो गुज़श्ता 1.5 माह से नैब के पास बिल्कुल ठीक तफ्तीश में था, अचानक वो जेल पहुँचते ही बीमार हो गया। ये पाकिस्तान की एक अजीब ही मंतक है, जो भी बड़ा करप्ट बंदा पकड़ा जाता है वो जेल पहुंच के बीमार हो जाता है। और आज जेल में तो मियां दाऊद, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या था, वो क्या लिखा था उसके ऊपर जिसको अदालत ने कहा कि हम मानते ही नहीं है इस मेडिकल सर्टिफिकेट को मुंतकिल किया जाए? जी दाऊद, आपको मेरी आवाज आ रही है? दाऊद, ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्या था, ये जो आज मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया उस पर क्या लिखा था जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया, मानने से इनकार कर दिया? ये मेडिकल सर्टिफिकेट इनकी तरफ से पेश किया गया था कि इनको रात पेशाब की तकलीफ हुई है और दिल की तकलीफ हुई है, इसलिए जो मीर शकील रहमान है उनको एहतसाब अदालत से जेल भेजने की बजाय वापस हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए। ये सर्टिफिकेट जो है ये अदालत की तरफ से रिजेक्ट किया गया। ये बेसिकली अदालत को आज ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे कि अदालत को हम ट्रैप करें, अदालत को गुमराह करें, ये प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट जो है वो देके। अच्छा। कानून ये कहता है कि अगर कोई भी ज़ेरे तफ्तीश मुलज़म हो और उसकी तबीयत ख़राब हो तो वो सरकारी अस्पताल में जाएगा, लेकिन कल ही मीडिया फ़िरौन ने अपनी ये 2 नंबरी दिखाई और कल नैब से डायरेक्ट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल चला गया। ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई और आज अदालत को चक्कर देने की कोशिश की कि आप हमें जेल ना भिजवाएं बल्कि वापस अस्पताल भिजा दें। अदालत ने इस वजह से इनको रिजेक्ट किया। जैसे ही मीर शकील रहमान जेल पहुंचे तो उनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ गई है और उनको कहा जा रहा है कि जी मैं जेल की बैरक में नहीं रहना चाहता। ये पाकिस्तान का अलमिया है, आम बंदों के साथ रियासत और सलूक करती है, आम मुल्ज़िमों के साथ रियासत और सलूक करती है। चूंकि ये मीर शकील रहमान है, ये फ़िरौन है, रियासत इसको पूरी तरह से सहूलतकारी कर रही है, इसलिए उसको उन्होंने बैरक में नहीं भेजा। उसको कह रहे हैं कि इसको हम हॉस्पिटल में, जेल के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। ये 2 नंबरी करने की कोशिश की जा रही थी, अदालत में भी करने की कोशिश की और जेल इंतजामिया के साथ भी करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही। मियां दाऊद, बहुत शुक्रिया, आप ज़ाहिर तमाम सूरत हाल के को आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन जाते जाते बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपना भी ख्याल रखिए, लेकिन अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो ख्याल रखिए, घरों में रहिए और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी
ख्याल रखना आप पर फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।